नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सीधे रुक करते हैं आइए सुर्खियों में न्यूज एट 10 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। महाराष्ट्र को आज मिलेगा 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री करेंगे मुंबई मेट्रो की येलो और रेड लाइन का शुभारंभ। मेट्रो की सवारी भी करेंगे प्रधानमंत्री। केरल में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। डिजिटल हेल्थ में इनोवेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समेत हेल्थ केयर सर्विसेज में सुधार लाने पर होगी चर्चा। योग का महत्व समझाने के लिए डेलीगेट्स के लिए रखा गया योग सत्र। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष का आज दौरा। वहीं कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है। आज नदिया में करेंगे जनसभा। संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान होगी दोनों देशों के साझा हितों पर बातचीत। न्यूजीलैंड में अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगी जेसिंडा अर्डर्न। अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव से भी दूर रहने का किया फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप में आज ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत और वेल्स की भिड़ंत। मलेशिया और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, चिली के बीच भी होंगे मुकाबले। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले कर्नाटक जाएंगे, जहां वो सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है उनका पूरा कार्यक्रम। कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री कुल 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यादगीर और उसके बाद कलबुर्गी की यात्रा करेंगे। यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं यादगीर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए की होगी। वहीं दूसरी ओर हाल में ही घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मालिकाना हक भी वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर हक्का पत्र मिलने के बाद एक डेवलपमेंट का काम होगा। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी और यहाँ पर बिजली हालांकि अभी तक यहाँ आई हुई है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अभी भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने का काम होगा। तो एक सबसे अच्छी बात यही है कि बंजारा समाज के ये लोग आदिवासी इलाके के अंदर ये रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को ये हक्का पत्र मिलेंगे। साथ ही वे कलबुर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे। इस खंड की प्रस्तावित लागत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। Honorable PM Modi ji is visiting Kalburgi on 19th of this month. Honorable PM will be inaugurating the Sagarmala project of the Kalburgi division. दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में पहुंचेंगे, जहां वे 5 जिलों के ऐसे 1475 गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को डीड वितरित करेंगे, जिन्हें हाल में ही नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। सरकारी योजनाओं को 100% साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही ये कदम उठाया गया है।
हक पत्र मिल रहा है तो हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी हमारे को सरकार इतना अनुकूल करको दिया तो बस हमारे को हम लोग को हक पत्र मिलने वाला है। हाँ, गरीबों को, हमारे को, सबको हमारे को देखभाल करे तो हमारे को भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत दिनों से थे लेकिन इतना दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहे तो बराबर है। प्रधानमंत्री यादगीर जिले में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 117 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की परियोजना है। इसके बन जाने से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगीर जिले के 3 शहरों के लगभग 2,30,000 घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के अंदर यादगीर जिले में मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का कार्यक्रम है। ये लगभग 2004 करोड़ में ये योजना काम शुरू होने वाला है। नारायणपुर डैम से जलधारा योजना में हमारा डिस्ट्रिक्ट को टोटल 2004 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बल्क वाटर सप्लाई और हर गांव को भी, ऐसा कोई गांव नहीं है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव को पानी नहीं पहुंचता। वहीं प्रधानमंत्री यादगिरी में ही नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। ओवरऑल 3,70,000 बेनिफिशियरी है और 4,50,000 इरिगेशन एरिया को ये प्रोजेक्ट कवर किया है और 4,500 ऑटोमेटेड गेट्स स्काडा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। अभी वो टेल एंड फार्मर्स को पानी पहुंच रहे हैं इसके वजह से। पहले पानी नहीं आ रहे थे ना काड़ा गेट से, अभी पानी आया, किसान लोगों उनको पानी आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा कर अगले 25 सालों में वो तमाम सारे काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हो पाए हैं। यादगीर से आदित्य श्रीवास्तव और कलबुर्गी से अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ आदित्य श्रीवास्तव यादगीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सिंचाई का महत्व जो होता है वो किसान से बेहतर और कोई नहीं जानता उस लिहाज से, क्योंकि आज हम पेयजल के साथ साथ जो सबसे अहम सिंचाई की परियोजना है जो कि कोडेकल जिले से पूरे राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, उस लिहाज से यादगीर के लोगों के लिए काफी अहम दिन। आंचल, यादगीर के लिए आज यादगार दिन होने वाला है और सिंचाई की अगर बात की जाए, खासकर यादगीर की बात की जाए, कुलबर्गी की बात की जाए और आसपास के इलाकों की बात भी की जाए तो इन इलाकों में कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको बढ़ाने का काम करने की आवश्यकता थी। और जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है जिसके डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए, विस्तारीकरण की बात की जाए तो उसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 10,000 क्यूसेक पानी करीब करीब अगर देखा जाए तो 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है सिंचाई का रकबा जो है वो बढ़ाएगा और उससे किसान की आय दोगुनी करने का जो संकल्प सरकार ने लिया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ किसानों के हाथों पर भी निर्भर करती है, किसानों की मेहनत पर निर्भर करती है और उनकी मेहनत को अगर अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स के जरिए सिंचाई का रकबा बढ़ाकर अगर उसको बढ़ाया जाए तो यही एक देश की आर्थिक विकास को लेकर एक बहुत बड़ा रोड मैप देखने को मिलता है और कुछ यही आज प्रधानमंत्री इस मंच से करने वाले हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें, आंचल सिंचाई की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 4,700 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है और पूरा अत्याधुनिक, जिसे हम कहें कि एक नए भारत की या डिजिटल इंडिया की जो पूरी झलक है वो इस डैम पे देखने को मिलती है, इस कैनाल में देखने को मिलती है। अत्याधुनिक उपकरणों से ये पूरा डैम चलता है और आने वाले कई वर्षों को ध्यान में रखकर इस पूरे डैम को, इस पूरे कैनाल को तैयार किया गया है। इतना ही नहीं आंचल, इस पूरे पंडाल में सुबह से हम देख रहे हैं
महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 7:30-8 बजे से महिलाएं यहाँ पहुंच चुकी हैं और वो खुश है इस बात के लिए कि उनके घर पर अब पीने का पानी नल से आएगा। इस पूरे कार्यक्रम की आधारशिला जो है वो आज प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में रखने जा रहे हैं। करीब 2,30,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सीधे तौर पर आंचल इसका लाभ होने वाला है। 2050 करोड़ की ये पूरी योजना होगी और करीब 700 गांव इससे लाभान्वित होंगे। और क्योंकि हम यहाँ पर तमाम उन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं आदित्य, तो खास तौर पर जो नारायणपुर बैंक लेफ्ट बैंक कैनल है उसके पुनर्निर्माण को भी आज सींचा जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा कि अगर मैं समझ पाऊं आंकड़ों के लिहाज से तो करीबन 10,000 क्यूसेक नहर वाला ये कैनल है जो 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि के साथ साथ 560 गांव के किसानों को फायदा देगा। तो आप देखिए जहां पर जो चीज हो चुकी है उसको तो राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, कहीं पुनर्निर्माण हो रहा है और कहीं पर शिलान्यास किया जा रहा है, सब कुछ राष्ट्रहित लोकहित से जुड़ा हुआ। अंत्योदय की बात हम करते हैं, सरकार अंत्योदय की बात करती है और सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। हमें एक तरफ सिर्फ गांवों के विकास के साथ साथ शहरों के विकास के इसको भी करना आवश्यक है और कई अलग अलग मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी कि जो कर्नाटक के ग्रामीण आदिवासी इलाकों का जो व्यक्ति है, हमें उसको भी मजबूत करना है। और रोड कनेक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो वो भी आज 150C नेशनल हाईवे चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे जो है उसके विस्तारीकरण की भी आज जिसे हम कहें कि प्रधानमंत्री आधारशिला यहाँ पर रखने वाले हैं। और जिस तरीके से आप सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की बात कर रही हैं ना आंचल, ये आंचल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कर्नाटक के कृषि विकास में ये जिले बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कपास की खेती होती है, यहाँ चिली की खेती होती है, यहाँ कई और ऐसे पारंपरिक प्रोडक्ट्स हैं जो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कर्नाटक के बाहर भी सप्लाई होते हैं। लिहाजा उनको पर्याप्त पानी मिले, लिहाजा उन किसानों को पर्याप्त दाम मिले, उन किसानों की फसलों को पर्याप्त पानी मिले, जिससे राज्य की आर्थिक विकास बढ़े। और साथ साथ जब राज्य आत्मनिर्भर बनेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो इस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना देखी जा सकती है। हर तरफ विकास का पूरा एक जो मॉडल है वो देखने को मिल रहा है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ 10,800 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ जब पहुंच रहे हैं, किसी का शिलान्यास कर रहे हैं तो किसी का लोकार्पण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए सपने सच हो जाने जैसा है। जो अब तक अगर देखें 75 साल इस देश को आजाद हुए हो चुके हैं और आंचल प्रधानमंत्री तो कहते भी हैं कि अगले 25 सालों में पराक्रम की पराकाष्ठा कर हमें उन तमाम कामों को करना है जो शायद अब तक नहीं हो पाए हैं और उसमें सबका साथ और सबका प्रयास से ही संभव है। और यही देखने को मिल रहा है आज यादगीर में। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर जब लोकहित की बात होती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुबह से ही लोग यहाँ प्रधानमंत्री के लिए आए हुए हैं और जब भी किसी योजना को प्रधानमंत्री समर्पित करते हैं राष्ट्र को, महिलाओं को हमेशा उनके योगदान को वो याद करते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से जिसके घर जल आएगा, क्योंकि हर घर जल जो मिशन है ये जो उसकी पूर्ति है, ये वो महिलाओं के चेहरों की खुशी बता रही है कि उनके घरों तक पानी आता है। क्योंकि हम जाते हैं कि पानी बिना सब सून। आंचल हमने देखा है, इसी भारत में देखा है, जब महिलाएं सर पर गगरिया रखकर, मैं अगर गलत नहीं, सर पे बर्तन रखकर दूर दूर से पानी लेने अपने घरों में के लिए जाती हैं। हैंडपंप्स जहाँ गांव में दूर होते हैं वहां से वो जाती हैं। बड़ी लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं। बड़ी लंबी लंबी कतारों में महिलाएं पहले खड़ी होती हैं और सर पर पानी रखकर ले जाती हैं उन परिवारों में और उसके बाद अपने जीवन यापन की तरफ आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस तस्वीर अब बदलेगी इस देश की वो तब जब जल जीवन मिशन के तहत, हर घर नल जल के तहत सरकार जिस तरीके से अब हर घर तक नल पहुंचा रही है। सोचिए उस महिला को कितनी खुशी होगी जिसके घर पे नल से जल आएगा। हम तो अपने घरों में नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, लेकिन उन ग्रामीण आदिवासी परिवारों के बारे में सोचिए, उन ग्रामीण क्षेत्रों के बारे की महिलाओं के बारे में सोचिए जो पानी के लिए जूझती हैं, जद्दोजहद करती हैं। और कई बार तो कई इलाके ऐसे होते हैं गर्मी के क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं आ पाता है, लेकिन उन महिलाओं के चेहरे पर खुशी आज देखते ही बन रही है। इस पंडाल में कई महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं जिनसे हम लगातार कल से भी बात कर रहे हैं। वो महिलाएं लगातार यही कह रही हैं कि ये घर तक नल पहुंचना उन्होंने
सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। वो ये कई पीढ़ियां गुजर गई जो हैंडपंप से घर के काफी दूर जाकर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाया करती थी, लेकिन आज सोचिए जब इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद अब धीरे धीरे तमाम उन कर्नाटक के यादगीर की बात की जाए और या कहेंगे पूरे 700 गांव जो है वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। चल बिल्कुल, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्र का अन्नदाता है किसान, उसके लिए सिंचाई के लिहाज से जो जल आपूर्ति है उसको लेकर यादगीर के लोगों के लिए वाकई में आज याद करने वाला दिन रहेगा इतिहास में। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपसे तो आगे लगातार अब बात होगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर इन योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पहुंचेंगे, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। तो कर्नाटक को विकास की सौगात जब प्रधानमंत्री सौंपेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की कई विकास जो पहल है उनका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज़ 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और ये एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 mld की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबई कर आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबई कर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6,100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे, जिससे कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शिशिर आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ गए हैं। शिशिर, सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से येलो और रेड लाइन को प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो मोबाइल ऐप है जो कि एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होगा, ये किस तरह से काम करेगा मुंबई वासियों के लिए? बिल्कुल, देखिए हालांकि अब बात हम ई ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं, किस प्रकार से स्मार्ट ट्रांसपोर्ट किया जाए। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मतलब जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स है उनको किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाए, और उसी का अगर देखा जाए तो नमूना होगा कि इस कार्ड के जरिए, जो नेशनल मोबिलिटी कार्ड की हम बात करें उसके जरिए आप फिर चाहे मेट्रो हो, फिर मुंबई में हम चाहे बसेस की सेवा जो यहाँ पे चलती है, फिर रेलवे नेटवर्क की सेवा चलती है यहाँ पे, तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही कार्ड पे किस प्रकार से की जाए। वरना लोगों को अगर देखा जाए तो जब ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है, ट्रेन की टिकट निकालनी पड़ती है, फिर अगर बस में आते हैं मुंबई में वो अपने दफ्तर जाने के लिए तो बस की टिकट निकालनी पड़ती है। जब मेट्रो की अगर सुविधा उपलब्ध अगर वो यूज़ करेंगे तो मेट्रो की टिकट निकालनी पड़ेंगी। तो इससे मल्टी मोड है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मुंबई में अवेलेबल है, तो अलग अलग जहाँ पर जो हालांकि उनको कतार में लगना पड़ेगा, टिकट निकालनी पड़ेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुंबई वासियों के लिए चुनौती की बात है, क्योंकि एक सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर मुंबई वासी अगर कहे तो अपने दफ्तर तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि घर से निकलते हैं तो अगर देखा जाए तो इस वक्त मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा उपलब्ध है, फिर मुंबई बसेस की सेवा उपलब्ध है, और अब उसमें नया जो है जुड़ाव है वो है मुंबई मेट्रो की सेवा उपलब्ध है। तो ऐसे में जिस प्रकार से इन अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रैवल करना हो, सीमलेसली ट्रैवल करना हो, तो ये एक कार्ड जो अगर देखा जाए प्रधानमंत्री आज जिसका अनावरण करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मुंबई वासियों के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन है, लेकिन आने वाले समय में अगर जिस प्रकार से मुंबई मेट्रो का जाल पूरे मुंबई में फैल रहा है, फिर चाहे उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम के मुंबई के उपनगर हो, हर जगह पर हालांकि इस वक्त मेट्रो का काम जोरों शोरों से शुरू है। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा इसका कि 2015 में जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसी ग्राउंड पर जो है प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मेट्रो का जो शिलान्यास किया था, और अब 2023 में प्रधानमंत्री आ रहे हो, तकरीबन ये जो मेट्रो की एक लाइन जो शुरू हो चुकी है, मेट्रो 2A और 7 का अनावरण जो है प्रधानमंत्री लोकार्पण यहाँ पे करेंगे। तकरीबन 35 किलोमीटर की ये पूरी लाइन है। तो ऐसे में जैसे मैं कह रहा था कि एक सीमलेस ट्रैवल करने की जरूरत है, लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना हो, तो ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड हालांकि वही एक अगर हम कह सकते हैं कि एक माध्यम दिया गया है लोगों के लिए, जो कि बड़े आसानी से जो है अलग अलग सर्विस पे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए बिना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करें जिस प्रकार से हम कह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल हम बात करें मुंबई के रास्तों की, हम और अब जानते हैं कि मुंबई में अगर जिस प्रकार से बारिश होती है, मानसून होता है, तो ऐसे में मुंबई के रास्तों की हालत किस प्रकार से होती है। गड्ढे अगर देखा जाए रास्तों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में कई सारी ट्रैफिक की समस्या और साथ ही साथ एक्सीडेंट्स भी होते हुए दिखाई दिए हमने। हालांकि इसी समस्या से निजात पाने के लिए मुंबई खासतौर पर अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें, तो उन्होंने जो मुंबई के रास्ते हैं उनको कॉन्क्रीटाइज करने का एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है। तकरीबन 6100 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, उसमें 400 किलोमीटर के मुंबई के रास्ते जो है उनको पक्के रास्ते में तब्दील किया जाएगा। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि मुंबई के जो लोअर लाइन इलाके है वहाँ पर पानी भरा होने के कारण वहाँ पर रास्तों की समस्या होती है, लोगों को आवाजाही की समस्या होती है, उसमें गड्ढों की समस्या होती है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत थी, और इसे में सरकार ने ये निर्णय लिया, खासतौर पर जो मुंबई के प्रशासन है उन्होंने निर्णय लिया है कि पक्के रास्ते जो है बुनियादी ढांचे के तहत उनको दिया जाए। तो इसलिए पक्के रास्तों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, आने वाले कई सालों तक अगर देखा जाए उसमें गड्ढे ना पड़े। तीसरी असल महत्वपूर्ण बात, चूंकि हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, किस प्रकार से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होनी चाहिए, तो उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। सबसे पहले जिसमें कहा कि मोबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया करानी चाहिए, रास्तों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वह स्वास्थ्य की सेवाएं। जिस प्रकार से इस वक्त मुंबई में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आए दिन मुंबई का देखा जाए आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो लोग मुंबई में आ रहे हैं उन मुंबई वासियों के लिए ज़्यादा से अच्छी सुविधा जो है स्वास्थ्य की देना इस वक्त जो है प्राधान्य क्रम सरकार का। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित 3 जो सिविक हॉस्पिटल्स हैं, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स हैं, उनका शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में ये तीनों जो हॉस्पिटल वो कार्यरत होने वाले हैं। तो ऐसे में तकरीबन अगर तीनों हॉस्पिटल की अगर कुल मिलाकर संख्या देखें, तकरीबन 750 बेडेड हॉस्पिटल्स ये तीनों मिलाकर होंगे। तो और सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है खासतौर पर इससे पहले स्वास्थ्य के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से, रफ्तार के लिहाज से काफ़ी अहम दिन है महाराष्ट्र के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस मेट्रो रेल में भी सवारी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं उनके अनुभव भी सुनते हैं, अनुभव भी साझा करते हैं, तो वो तस्वीरें देखने लायक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी
जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात G20 की। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का दूसरा दिन है। आज की बैठक में चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज चर्चा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। इसके बाद प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहीं प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगे और केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप में शामिल प्रतिनिधियों के लिए आज तिरुवनंतपुरम में योग सत्र का आयोजन किया गया। बैठक से पहले विदेशों से आए सभी डेलीगेट्स ने यहां के मशहूर कोवलम बीच पर योग किया। स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर जब G20 के सदस्य देश चर्चा कर रहे हैं, विश्व को सेहतमंद रखने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ऐसे में योग के महत्व को उजागर करने के लिए और इससे बेहतर मौका भला क्या हो सकता था। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। इसकी वजह से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। योगा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ऐसी विरासत है कि जो हम सबको हेल्दी रहने के लिए हमेशा सिखाती है। और अगर हम योगा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं कि जो हमें अनेक रोगों से दूर रखेंगे। सो वेलनेस अगर हम कंसेप्ट को देखते हैं तो योगा प्रैक्टिस डेली करना है। ये संदेश लेके आज की सुबह में योगा सेशन हुआ। बहुत सारे डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए। और तिरुवनंतपुरम में ही हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से खास बात की। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने सस्ती दवाओं की उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा से ही संकट के समय में अन्य देशों को दवाएं मुहैया करवाई हैं। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में बहुत ही अहम मुद्दा है कि कैसे सस्ती दवाएं और डायग्नोस्टिक टूल जो है सबको उपलब्ध हो, ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं उनको उपलब्ध हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रही हैं WHO की। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पर एड्रेस रहा है फार्मा को लेकर के। किस तरह की बातचीत हुई, क्या सहमति बनती दिख रही? ये फर्स्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में काफ़ी प्रपोजल पेश किए गए। भारत की तरफ से इनवाइटेड स्पीकर्स ने प्रेजेंटेशंस करी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर। अब आगे जो 3-4 मीटिंग्स और होंगी इस वर्किंग ग्रुप में, वहाँ पे जाके कॉन्क्रीट हो जाएंगी ये प्रपोजल्स। भारत ने कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी पहुंचाई, दवाएं पहुंचाई। उस वक्त आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थी, WHO की पोस्ट पे थी। आपने क्या देखा, किस तरीके से और आगे बढ़ने की जरूरत है? नॉर्मल टाइम्स में ही भारत से बहुत जेनेरिक दवाइयाँ और वैक्सीन्स जाती हैं दुनिया भर में। गावी और यूनिसेफ वगैरह, उनकी 60% 70% प्रोक्योरमेंट भारत से होती। तो काफ़ी उम्मीद थी कि कोवैक्स की ज़्यादातर डोजेस जो हैं वो भारत से आएंगी। तो शुरू में इंडिया ने काफ़ी वैक्सीन, मैत्री में काफ़ी देशों को वैक्सीन भेजी थी, जिससे वो बहुत आभारी थे और अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे जाके यही देखना पड़ेगा कि वाइल इंडिया मेन सप्लायर हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज़ हैं
वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी की दवाइयाँ और वैक्सीन बनाती हैं। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन में भारत ने कोविन को एक तरह से पब्लिक डिजिटल हेल्थ गुड घोषित किया कि कोई भी देश अपना सकता है। उस तरह से ई संजीवनी भी ऑफर कर रहा है भारत। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको जो बाकी दूसरे देश के लोग जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, कोविन है, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, इंडिया में यूज़ हो चुकी है, उसके अच्छे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कई देश ऐसे होंगे, पर्टिकुलरली अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, जो इस टेक्नोलॉजी को बड़े खुशी से अपनाएंगे। उनके लिए टाइम भी बच जाएगा, दोबारा डेवलप नहीं करना पड़ेगा, तो हम टेक्निकल असिस्टेंस भी दे पाएंगे। इसमें WHO भी काफ़ी भारत के साथ काम कर रही है। भारत होलिस्टिक हेल्थ पे, समग्र स्वास्थ्य पे ध्यान देता है और यही वजह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है वो जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के देश हैं उनको भी इसका फायदा मिले, और यही भारत की प्रायोरिटी है। भारत इसी को G20 में लगातार पुश कर रहा है। कैमरामैन एम खान के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल। और अब वक्त हो चला है DD प्रीमियर्स का। नमस्कार, DD प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कीर्ति सुरेश के घर जाकर उसे धमकी देती है, और उधर तितली कीर्ति को दुकान पर बुलाकर उसे जहरीली चाय पीने के लिए देती है। उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर आकर मुझे ही पुलिस की धमकी देकर गई। सुकेश को हम इंद्रिय समझने की भूल ना कर सकते। उसके दिमाग में कब कौन सी खिचड़ी पक रही है ये ना आप समझ सकते हो ना मैं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। देखो तितली, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सब मेरी ही गलती है, मैं मानती हूँ। मैं ही उदय और तुम्हारे बीच आ गई थी। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। और अब बात बालकृष्ण की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि बालकृष्ण दैत्यकृत का वध कर देते हैं, और उधर गोकुल में एक मायावी ज्योतिषी आता है जो साहूकार के सर पर सिंह उगा देता है। सारे लड्डू कान्हा के मित्र मंडली चट कर जाएंगे मैया। मुझे और मेरी सखी के हाथ कुछ नहीं आएगा। राधा, तूने घर में लड्डू खाए थे ना पुत्री? उनका क्या हुआ? पहले तो मैं अपने लल्ला को लड्डू दूंगी। क्या हो गया दोस्त, हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? मनुष्य हूँ मैं, कोई जीव जंतु नहीं कि मेरे सींग देखकर हंसने लग गए तुम लोग। हाँ सही कहा, सींग ही उगाए हैं आपके सर पर। मनुष्य नहीं, कोई जीव जंतु लग रहे हो धानु सेठ। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए बालकृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। और तेजपुर जनरल स्टोर में आप देखेंगे कि आखिर में नमन की मां चम्मी को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, और उधर आकाश और पारो शादी के बाद एक दूसरे को तोहफा देते हैं। मैं अभी जिंदा हूं, अपनी होने वाली बहू का शगुन तो मैं अपने हाथों से ही करूंगी। जब तुम मुझे पहली डेट पर जॉगिंग के लिए लेकर जा सकते हो तो सुहागरात पर जिम तो बनता है ना। तेजपुर जनरल स्टोर, ये मतलब कि तेजपुर जनरल स्टोर आज भी वही है जहां पहले था। मॉल में तेजपुर जनरल स्टोर सबसे आगे होगा, एंट्रेंस में। अब आगे की कहानी क्या है ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। तो आप इन खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए।
नमस्कार। अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान अपने पूर्व निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले रवाना हो गया, जिसमें 30 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर ही छूट गए। इस विमान ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों का कहना है कि उन्हें फ्लाइट रीस्केड्यूल होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। मामले पर संज्ञान लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर विवाद काफी बढ़ गया। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने अपना जो एक्सपर्ट टीम थी टीचर का, जिन्होंने ये कंपाइलेशन किया है, ये संकलन जिन्होंने बनाया, उन सब टीचर्स, इनको भी हमने अपने नियम के तहत लिखित चेतावनी भेजे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बुधवार देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष आज सबसे पहले मायानपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद नदिया जिले में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान भाजपा के कई संगठनों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। एनडीआरएफ आज अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एनडीआरएफ की यात्रा साहस और उत्कृष्टता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है। खुद की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह ने उन्हें सलामी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज से श्रीलंका की 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जयशंकर कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री कल मालदीव पहुंचे थे। इस दौरान उनके विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने मनादू पहुंचने पर उनका स्वागत किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने साथ ही सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन के मालदीवियन रुपये का अतिरिक्त अनुदान की जो घोषणा की है। वहीं विदेश मंत्री ने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास परियोजनाओं और 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण की भी सराहना की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये परियोजनाएं मालदीव्स में विकास और रोजगार लेकर आएंगी। As the Hanimadhu Airport commences in the north, we are also privileged to be a partner, of course, in another very ambitious project in the capital. Construction of 4,000 social housing units at Holmhale is also progressing well, and I believe that too will contribute to meeting the needs of the Maldivian people. This project, when completed, will actually transform the lives and livelihood of all the people in the north of Maldives. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आबू धाबी और दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय कारोबारियों, पेशेवरों, शिक्षकों और छात्रों से भी मिलेंगे। मुरलीधरन यूएई में भारतीय श्रमिकों और सामाजिक नेताओं से बातचीत करेंगे। भारत और यूएई ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भावना में करीबी समन्वय जारी रखा हुआ है। ये वर्ष भारत और यूएई दोनों के लिए खास होगा क्योंकि दोनों देशों ने G20 और COP28 की अपनी अपनी अध्यक्षता ग्रहण की है। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अब अल साल्वाडोर की यात्रा पर यहां के विदेश मंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं।
दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीनाक्षी लेखी ने अल साल्वाडोर के संस्कृति मंत्री मरियम प्लीत से मुलाकात की। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन में आज मुख्य व्याख्यान देंगे। केंद्रीय मंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विधि समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे सम्मेलन में डिजिटल इंडिया के विजन पर अपने विचार पेश करेंगे। विधि सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो टेक्नोलॉजी नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विधि वक्ताओं को एक मंच पर लेकर आता है और इसे कार्यक्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में माना जाता रहा है। और अब बात शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सप्ताह के चौथे कारोबारी सत्र में आज शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स आज 125 अंकों की गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी 46 अंकों की गिरावट के साथ उसने अपना कारोबार शुरू किया। वैश्विक बाजारों पर दबाव का असर घरेलू स्टॉक मार्केट्स पर भी नजर आ रहा है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोयले की 1 बिलियन टन से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयला सचिव ने भी सभी कोयला कंपनियों के साथ गहन समीक्षा की, जिसके बाद सिंगरेनी कोरियरीज कंपनी लिमिटेड के लिए 75 MT और कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के लिए 162 मिलियन टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यूएन महासचिव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच से कहा कि यूक्रेन रूस का युद्ध दुनिया की परेशानियां और चुनौतियां बढ़ा रहा है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि विश्व लाचारी का शिकार हो गया और उसके साथ साथ पर्यावरण में बदलाव की समस्या भी विकराल हो चुकी है। गुतेरेस ने विश्व के नेताओं और उद्योग जगत की हस्तियों के बीच अपनी बात कही। बैठक में यूक्रेन में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। गुतेरेस ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अविश्वास की भावना चरम सीमा पर। खबर न्यूजीलैंड से, जहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि वो अगले महीने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि वह 6 साल तक चुनौतियों से भरा पद संभालने के बाद अब अगले 4 साल के लिए उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं बचा, इसलिए अब वो अपना अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस साल 14 अक्टूबर को यहाँ आम चुनाव होंगे और उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के नेता पद छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। जेसिंडा ने 2017 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान का दौरा किया। अमीना मोहम्मद ने काबुल में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सतत विकास को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की जो प्रयास हैं, उसके तहत अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए खाड़ी, एशियाई और यूरोप में उच्च स्तरीय परामर्श की एक श्रृंखला शुरू की है, जिससे महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की अपनी मंजूरी देगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर केंद्रित एक पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए नाटो महासचिव ने कहा कि तुर्की की मंजूरी के बाद स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड के आवेदन का विरोध किया। ब्रिटेन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन अपराध स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पुलिस सेवा में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति के दुरुपयोग को तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा ये अपराध काफी निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश पुलिस अधिकारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। कोहरे और कम दृश्यता के चलते रेल सेवा के साथ ही विमान सेवा भी बाधित हो रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी अब भी कम है, जिसके चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कोहरे के कारण दिल्ली आने जाने वाले कई उड़ानें जो हैं वो देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और अब ठंड की उत्तर भारत में जल्द ही ठंड और शीतलहर के कहर से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 20 जनवरी की रात से 26 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र का दौरा कर उसे प्रभावित करेगा, जिससे शीतलहर में कमी आ सकती है। इस दौरान तापमान में वृद्धि आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी और 20 जनवरी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। ओडिशा में चल रही FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में वेल्स के साथ भिड़ेगी। भारत ग्रुप डी में कुल 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि वेल्स इस टूर्नामेंट में अब तक कोई जीत नसीब हासिल नहीं कर पाया। पूल में शीर्ष पर मौजूद इंग्लैंड और स्पेन के बीच ये मैच खेला जाएगा। वहीं आज दिन के अन्य मुकाबलों में मलेशिया और न्यूजीलैंड के अलावा नीदरलैंड और चिली के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। भारत ने 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की। रोहित 38 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल ने दोहरे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी ओवर तक खेलते हुए अपने सभी विकेट गंवाकर 337 रन पर अपनी पारी को समेटा। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रेसवेल ने 78 गेंद पर 140 रन बनाए। वहीं भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट अपने नाम किए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से देश में मूलभूत सुविधाओं का भी तेज गति से विस्तार हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी आकांक्षी जिला रांची में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत हर घर नल योजना से ग्रामीण घरों में पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया के ग्रामीणों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गांव की महिलाएं मीलों दूर से सिर पर पानी ढोकर लाती थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। आकांक्षी जिला रांची में अब ग्रामीणों को हर घर नल योजना की बदौलत शुद्ध पानी मिलने लगा है। केंद्र प्रायोजित योजना से गांव में ही जल मीनार बनाया गया है, जिससे गांव के एक एक घर को पाइपलाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहां घर घर नलों से निकलती जलधारा से खुशियां बिखर रही हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जीवन में आए इस बदलाव से महिलाएं खासी खुश हैं। ये तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर से लाते थे। टंकी बना है उस समय से दिक्कत नहीं होता। पानी देता है तो अब नहीं जाते हैं लाने के लिए। हम लोग को पानी लेके कम से कम 2 बार पानी दे रहा है हम लोग को। इससे पहले हम लोग 1 किलोमीटर दूर से लाते थे पानी जाके। पानी के पीछे बहुत समय लगता था हम लोग का। अभी है कि चलो घर बैठे पानी मिल रहा है हम लोग को। हाँ, सब चीज अच्छा हो रहा है। अभी तो बहुत ही हो गया है सुविधा। पहले बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था लेने के लिए। अभी तो आया तो सब कुछ घरे में ही हो जाता है। पानी 2 टाइम मिलता है इस जगह पर, और जगह तो नहीं मिलता है। कुछ साल पहले तक देश के दूर दराज के गांवों में पानी सर पर ढोना एक मुसीबत था, लेकिन अब वंचित इलाके के लोगों को भी सरकार की योजनाओं ने जल संकट से उबारकर उन्हें नल के पानी से सराबोर करते हुए उनकी आकांक्षाएं पूर्ण की हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली के फियाम फाउंडेशन की, जो सार्वजनिक स्थलों पर जरूरतमंद और असहाय लोगों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े और कंबल बांट रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली और उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तो ठंड ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में ही रात का जो तापमान है कई जगह पर वो 2 डिग्री और 1 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस ठंड के कारण आप भी परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन आपके घर में हीटर होगा,
आपके सर पर छत होगी, आपके पास गर्म कपड़े होंगे, इसलिए हो सकता है कि आप इस ठंड का अपनी रजाई में बैठ करके आनंद भी ले रहे हों। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसी बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं जिनके सर पर छत नहीं है, और छत तो छोड़िए, इस सर्द मौसम में भी उनके पास सोने के लिए पर्याप्त बिस्तर नहीं है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबका हो, ऐसी परिस्थिति में असहायों की सुध लेने की समाजसेवी घर से बाहर निकलकर गरीबों का दर्द समझ रहे हैं। गरीबों व असहायों के बीच समाजसेवी कंबल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली का फियाम फाउंडेशन सार्वजनिक स्थलों पर घूम घूम कर जरूरतमंद असहायों के बीच गर्म कपड़े व कंबल का वितरण कर रहा है। फियाम फाउंडेशन बीते 10-12 सालों से हर साल 15 से 20 हजार कंबल जरूरतमंद असहायों को बांटता आ रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे बांट दें, तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो कुष्ठाश्रम वगैरह है वहाँ पे इशू है उनको देते हैं, प्लस रात में वही 11-12 बाद जो अगर कोई सो रहा है और उनके ऊपर कुछ कवर नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उन्हें ढकते चले, और इसी मुहिम को लेते हुए रात को 11 बजे के बाद निकलना शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे तक जितना हो पाता देखते हैं। यही सब चल रहा है पिछले 1 महीने से। हॉस्पिटल्स भी आप इसी तरह से? नहीं, वो तो हर एक जगह कोशिश रहती है कि एक्चुअली मैक्सिमम तो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पे कपड़े लेके आए नहीं, सर्दी का माहौल है तो उस समय उनको कोशिश रहती है कि छोटा सपोर्ट हो जाए हमारी तरफ से, ताकि सर्दी का मतलब बेसिक वो न लगे उनके ऊपर। इस साल बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में 15,000 कंबल वितरित किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग इस कड़ाके की ठंड में जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर सोने को मजबूर हैं। कहा जाता है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान ही सहारा होता है। असहायों पर सबकी दया नहीं होती, बल्कि भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस तरह के पुण्य कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले फियाम फाउंडेशन की तरफ से एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को कंबल वितरित किया। ऐसी पहल समाज के लिए काफी जरूरी है, जिससे गरीबों को कुछ हद तक राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात ऑटो एक्सपो की। इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 में कई चौंकाने वाले वाहन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक है लाइगर स्टार्टअप द्वारा बनाई गई सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी एक्स और एक्स प्लस। देखते हैं क्या कहती है हमारे संवाददाता नवाजिश चौधरी की ये खास रिपोर्ट। इंडिया एक्सपो 2023 में बहुत सारी ऐसी नायाब और अनोखी चीज़ें देखने को हमको मिली हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नहीं है। ऐसी एक कंपनी है मुंबई बेस्ड, बल्कि वो स्टार्टअप है जिसने लाइगर, जिसने एक स्कूटी बनाई है, उसके 2 वेरिएंट उन्होंने शोकेस यहाँ किए हैं, एक्स और एक्स प्लस। हमारे साथ उसके को फाउंडर डायरेक्टर आशुतोष जी हैं। उस स्कूटी के बारे में आशुतोष जी से जानते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी है, ऑटो बैलेंसिंग स्कूटी है, तो आपने कैसे ख्याल आया दिमाग में आपके कि आप इसको बनाएं? 2 व्हीलर हम बनाना चाहते थे और 2 व्हीलर में कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि जो एंड यूज़र्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। और यूजुअली 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं करती, बहुत स्लो रहती, और कार्स में जैसा आप जानते हैं काफ़ी इनोवेशन होता है। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था और वहाँ से फिर जब हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो बैलेंसिंग एक ऐसा चीज़ था जो 2 व्हीलर्स में हमेशा लो स्पीड पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत होती है, जैसे कि छोटी हाइट है जिनकी, या ओल्ड एज में जो लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो एक्सपीरियंस राइडर भी हैं, अगर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं अगर वो, तो उनको भी बार बार पैर नीचे रखना होता है, या ट्रैफिक सिग्नल है या ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस कंफर्ट के लिए, राइडर के कंफर्ट के लिए लाइगर जो हमारा नाम है वो भी इस थॉट प्रोसेस से ही कि लाइगर जो है लायन और टाइगर का जो हाइब्रिड है। सो 2 व्हीलर में कार का जो थोड़ा सा कंफर्ट है वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे। आपने इसको रोड पे ट्राई किया है, सिग्नल पे खड़े होके आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है? लगभग 10,000 घंटे से ज़्यादा ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और अगले फेज़ में बिफोर ये लॉन्च होगा तो और ज़्यादा इसका टेस्टिंग होगा। अभी एक बार में चार्ज करने के बाद कितनी देर तक चल सकती है? सो इसके 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट जो है लाइगर एक्स, उसका रेंज 60,000 है, 60 किलोमीटर्स पर चार्ज, तो उसको आपको चार्ज करने के लिए 2.5 घंटा लगेगा।
और जो दूसरा वेरिएंट है विच इज़ लाइगर एक्स प्लस, उसमें 100 किलोमीटर का रेंज है और उसको चार्ज करने के लिए आपको 4-4.5 घंटे लगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ अभी ये स्कूटी ऑटो बैलेंसिंग है, कुछ भी इसमें स्टैंड लगा हुआ नहीं है इसका, हालांकि स्टैंड इन्होंने स्टैंड बाय के लिए दिया है, बट लेकिन ये ऐसी मूव कर रही है, आगे पीछे जा रही है और इस पर आशुतोष जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पैर भी अपने ऊपर रखे हुए हैं। तो ये कमाल का इनोवेशन है और आशुतोष जी से आज के यूथ को, नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे स्टार्टअप देश में दूसरे भी शुरू किए जाएं जिससे हमारा देश और ग्रो करे और तरक्की करे। कैमरामैन राजेश के साथ नवादिश चौधरी, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।